नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। और सबसे पहले खबरों की खबर में आज अंकित त्यागी के साथ आप हैं, तो उसमें बात जो करेंगे वो करेंगे चीन की। चीन में किस तरीके से भारत के खिलाफ जो जमावड़ा अपना तैयार कर रहा है, उसको लेकर हम एक बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी और खबर आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले उस खबर की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि किस तरीके से ऐसा हो क्यों रहा है कि चीन जो है उसके ऊपर भारत के अंदर कुछ एका नहीं बन पा रहा है। बार बार जो हमारी ऑपोजिशन है और सरकार है वो एक मत पर नहीं आ पा रही है। क्यों ऐसा है कि चीन को लेकर भारत में जब भी आवाज उठती है तो उस आवाज की जो ताकत होनी चाहिए, जो धार होनी चाहिए, जो पूरे देश की एकजुटता उसमें, संकल्प उसमें, दृढ़ संकल्प उसमें झलकना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और क्या ऐसा है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपके तेवर कुछ और, जब आप सरकार में होते हैं तो आपके कलेवर कुछ और हो जाते हैं, आपकी सोच कुछ और हो जाती है, आपकी तरीके देश को और ऑपोजिशन को समझाने के अलग हो जाते हैं। इसी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं चीन को लेकर जो हमारे पास एक्सक्लूसिव ताजा जानकारी अभी है उसको। कुछ तस्वीरें आपको यहां दिखाएंगे और इन तस्वीरों के सहारे आपको बताएंगे कि कैसे चीन जो है वो भारत को किस तरीके से अगर देखें तो हमारे पीछे किस तरीके से वो हमारे आसपास जमावड़ा लेकर पूरी तैयारी कर रहा है, किस तरीके से वो चीन जो है वो कैसे भारत की घेरेबंदी में लगा हुआ है। ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो सैटेलाइट इमेज हमारे पास है, उन सैटेलाइट इमेज की अगर हम बात करें तो दिसंबर 14 की अगर हम आपको ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखाएं, ये वहां के बांगड़ा यानी कि जो बांगड़ा एयरफोर्स बेस है उसकी तस्वीरें हैं। ये करीब 150 किलोमीटर दूर है अरुणाचल प्रदेश से। जी हां, ये चीन का एक फाइटर एक बेस है जहां पर कि ये तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं। ये जो है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तब की तस्वीरें समझ लीजिए कि जब भारत में एक इंडियन एयरफोर्स की जबरदस्त एक्सरसाइज उस तरफ चल रही है। और 6 दिन पहले तवांग की भी घटना सामने आई। इससे पता चलता है कि चीन किस तरीके से यहां पर फ्रंट लाइन पर अपने जबरदस्त एयर एसेट्स को डिप्लॉय कर रहा है, बड़े बड़े एयर एसेट्स को लेकर आ रहा है, जिसमें ड्रोन भी हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं। भारत के खिलाफ चीन किस तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन का जो एयरफोर्स है, जो वो लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ युद्ध के अभ्यास की अगर देखें तो तैयारी कहीं ना कहीं करता दिख रहा है। और उसको कम से कम उसकी तैयारी में तो जरूर है अपनी तरफ से। तो अभी जो आपको तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, ये आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही 14 दिसंबर की, ये चांगडू बांगड़ा हवाई अड्डा जो है उसकी तस्वीरें हैं। और यहां पर ये जो आपको इस वक्त दिख रहा है वो WZ-7 ड्रोन आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। इसको सोरिंग ड्रैगन के नाम से भी इस ड्रोन को जाना जाता है। ये बहुत एडवांस ड्रोन है जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट WZ-7 ड्रोन मानते हैं, सोरिंग ड्रैगन के नाम का। और चाइना के जो पूरा आर्मामेंट है, यानी कि चाइना के पास जो हथियार हैं उसमें सबसे मॉडर्न ड्रोन है जो भारत के अगेंस्ट वो यहां पर उसने तैनात किया है। ये 10 घंटे तक लगातार उड़ सकता है ये ड्रोन। और ये जो डेटा है, ये मिसाइल, क्रूज मिसाइल की स्ट्राइक के लिए डेटा जमीन पर जो है उसको एरिया को टारगेट कर सकता है, उसको ला सकता है। यहां पर आपको साथ ही साथ 2 चाइनीज फाइटर जेट भी दिखाई पड़ेंगे। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये फाइटर जेट हैं। और ये फ्लैंकर फाइटर जेट जो हैं, इनको कहा जाता है, ये फाइटर जेट हैं, उनको वहां पर तैनात किया गया है। इस तस्वीर में जो आपको देख रहे हैं, ये देखिए जो 2 फ्लैंकर फाइटर जेट हैं। सुखोई 30 जो भारत का विमान है, ये भी 14 दिसंबर की तस्वीर है। सुखोई 30 जो भारत का विमान है उसकी टक्कर का कहा जाता है कि यह जहाज है। और यह भी बांगड़ा में लोकेटेड है, यानी कि चाइना ने यहां पर भारत के खिलाफ जिस तरीके से अपनी पूरी तैयारी है
उसको दिखाते हुए यहां पर फाइटर जेट भी अपने तैयार कर दिए हैं। अब आपको लिए चलते हैं चीन के एक और हवाई अड्डे की और एक और एयरबेस की तरफ, जिसका नाम है शिगात्से हवाई अड्डा। यह शिगात्से हवाई अड्डा जो है, इसकी कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यह शिगात्से हवाई अड्डे की 27, ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 3 हवाई अड्डों की पूरी आपको कहानी बता रही है। 27 नवंबर 2022 की आपको दिखाते हैं। ये चाइना का एक बड़ा एयरबेस है। और उसके बाद फिर बात करेंगे लहासा एयरबेस की, जिसको हमने अभी आपको दिखाया था। 3 ये एयरबेस की पूरी कहानी है। शिगात्से की जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर 10 चाइनीज फाइटर जेट, फ्रंटलाइन फाइटर जेट जो हैं, उनको यहां पर रखा गया है। सुखोई 30 जो भारत ऑपरेट करता है, उसकी टक्कर में इन जहाजों को यहां पर लाकर रखा गया है। कई सारे ड्रोन भी आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे, जो इंटेलिजेंस और अटैक के लिए जो मिशंस हैं, उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको शिगात्से हवाई अड्डे से, जो जहां पर इन्होंने चाइना ने जहां पर रखा हुआ है शिगाजी के 500 तत्कालीन चेतावनी और नियंत्रण के जो विमान हैं, फ्लाइट लाइन के 10 चीनी विमान, युद्धक विमान भी यहां पर हैं। 27 नवंबर की जो तस्वीर है वो यहां पर यह भी दिखाती है कि यहां पर WZ-10 UAV जो हैं, उनको भी यहां पर ऑपरेशन के तैनात, ड्रोन ऑपरेशन के लिए यहां पर तैनात करके चाइना ने रखा है। अब लासा का जो हवाई अड्डा है उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं और यहां की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आपको 4 चेंगडू J-10 युद्धक विमान दिखाई पड़ रहे हैं। और लासा की जो फ्लाइट लाइन है उसमें 4 J-10 फाइटर, ये पाकिस्तान को भी चाइना देता है, ये J-10 फाइटर जो हैं, ये भी यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। इनका अगर आप जल्दी से आकलन करें और देखें कि दिसंबर 2021, सितंबर 2021 और उसके बाद 14 दिसंबर 2022 की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बांग्ला की, जो हमने आपको सबसे पहले बताया था, वहां की तस्वीर है। सितंबर 2021 में आपको दिखाई पड़ेगा और उसके बाद इसे आप कंपेयर कीजिए बांग्ला को 14 दिसंबर 2022 से, किस तरीके से नया फ्लाइट डिस्पर्सल एरिया पूरा बना दिया गया है और नए नए विमान वहां पर लगाकर रखे गए हैं भारत के खिलाफ अपनी तैयारी करने में। तो ये आपको डिफरेंस दिखा रहा है। सैटेलाइट इमेज आपको बताती है कि कितनी तेज गति से चाइना वहां पर जो बॉर्डर के आसपास का अरुणाचल का एरिया है, क्योंकि सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी है, वहां पर तैनाती और तैयारी कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लासा की भी आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये अगर 2021 की हम बात करें तो आपको और उसको मिलाएं 28 नवंबर 2022 से, तो एक नए रनवे का निर्माण होता हुआ लहासा में, जो तिब्बत में है, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। दोनों तस्वीरें आपको बताती हैं कि चीन किस तरीके से यहां पर तेज गति से एक रनवे भी बना रहा है और यहां पर तैयारी कर रहा है। तो इन सब के मायने क्या हैं? इन सब के जो चीन तेज गति से इस तरह के जो डेवलपमेंट्स कर रहा है, उसके मायने क्या हैं, यह समझने के लिए अगर इसको संक्षेप में बताएं तो चीन जो है वो अपनी एयर ताकत को, एयर बेसिस को तेज गति से डेवलप कर रहा है। नए फाइटर जहाज, ट्रांसपोर्ट ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रिकॉनेसेंस मिशन यानी कि खोजी टोही विमान यहां पर लगाए जा रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब भारत और चीन के बीच में जो टेंशन्स हैं, जो तनाव है, वो 2020 से लगातार बढ़ता जा रहा है। चिंता का विषय जरूर है कि चीन किस तरीके से भारत की गोलबंदी, किलेबंदी, उसके खिलाफ जमावड़े की बात कर रहा है। एक बड़ी लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहा है। सरकार के लिए और देश के लिए यह चिंता की बात है, चेताने की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा किस तरीके से हमारे जवानों ने चीन की जो पेट्रोलिंग पार्टी आई थी तवांग में, उसको धक्के मारकर वहां से पीछे करा, उसको पीछे हटा दिया गया, हटने पे मजबूर कर दिया गया। लेकिन एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त जोर दिया है, मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगाई है। कोशिश यह है कि वहां रहने वाले लोगों को सुविधा मिले और साथ ही साथ अगर कोई आपात स्थिति होती है तो सैनिकों को तैनाती करने में कोई मुश्किल ना आए, तेज गति से हम ये सब कर पाए। कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। अरुणाचल प्रदेश में सड़क के साथ एक सुरंग, सेला पास जो बनाया गया है, ये ऑल वेदर सुरंग है। यहां पर किसी भी
सर्दी गर्मी बारिश कभी भी हमारी सेनाओं का मूवमेंट है वो आसानी से हो पाएगा। एयरबेस का निर्माण भी किया जा रहा है। अरुणाचल के फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। रक्षा राज्य मंत्री ने यह दिसंबर 16 को लोकसभा में बताया कि सीमा सड़क संगठन BRO ने पिछले 5 सालों में अरुणाचल प्रदेश में 3097 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं। 64 सड़कों का निर्माण किया गया है। लद्दाख में 3140 किलोमीटर लंबी सड़कों 43 सड़कों का निर्माण किया गया है। 117 सीमावर्ती जिलों में सीमा क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम इस वक्त चल रहे हैं। सेना की तरफ से निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने एक 5 वर्षीय दीर्घकालीन रोल ओवर कार्य को योजना को बनाने की BRO को जिम्मेदारी उसको दी गई है। BRO ने पिछले 5 साल में कुल मिलाकर 13,525 किलोमीटर लंबी बॉर्डर की रोड्स का निर्माण किया गया है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी बॉर्डर के इलाकों में सड़कों का काफी हद तक निर्माण हुआ है। पूर्वी लद्दाख में जो कई सारी हाईवेज बनी हैं, हेलीपैड बनाए गए हैं। हनले में 9,528 वर्ग फीट का एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट भी बनाया गया है, जिससे वहां पर हमारे सैनिकों को आसानी रहे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रविवार को ही मेघालय गए थे। प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं की वहां पर आधारशिला रखी और साथ ही साथ उसमें सीमा पर किस तरीके से काम हो रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि लंबे समय से देश में बॉर्डर को लेकर एक अलग तरीके का एक सोच थी कि बॉर्डर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अगर कहीं भी हमला हो जाए तो दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। ऐसी सोच अब सरकार ने बदली है और वो अब नए टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप और जो भी आवश्यक हो इन सब चीजों का निर्माण कर रहा है। हमें कनेक्टिविटी ना सिर्फ बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को इससे फायदा होगा, सेना को फायदा होगा, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगी और लोगों को इससे काफी आर्थिक फायदा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सेना की तैयारी तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बयान दिया था और साफ साफ ये बात कही कि किस तरीके से देश में अब एक नई सोच के साथ सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर सवाल यह भी उठता है कि भारत की सरकार अगर सीमा पर इतना काम कर रही है, सेना को बल दे रही है, तो ऐसा भी क्यों है कि देश को साथ में लेके चलने के लिए, ऑपोजिशन को साथ में लेके चलने के लिए सरकार को इतनी परेशानी होती है। सरकार इस पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर अच्छी बात है कि चीन के मुकाबले हम भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या देश की कूटनीति और राजनीति दोनों सेना को भरपूर सहयोग दे रही है? ऐसी घटनाएं ना हो, हमारे जवानों को -30, -20 डिग्री टेम्परेचर में हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ाई करके चीनियों को पीछे धक्का ना देना पड़े, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या इसके लिए विपक्ष को साथ लेके चलना जरूरी नहीं है? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि सेना की तैयारी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासत भी इस तरह के मुद्दों पर लगातार बढ़ती जा रही है। संसद में चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष चीन पर चर्चा करना चाहता है, करवाना चाहता है, सरकार की सुनना चाहता है। वहीं सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया, अब इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो अहम मुद्दों पर उन्होंने भी बहस नहीं कराई। पहले मैं आपको इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी क्या बात रही वो सुनवा देता हूं और फिर उसके जवाब में जो पीयूष गोयल हैं सरकार के मंत्री, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है और प्लीज आज वो वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं। लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल्स अगर सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बार बार विषय उठाते हैं
कि हमें चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूँ जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा, मैंने बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते, बेबुनियाद ये सदन की गरिमा को गिराते, और मैं समझता हूँ कि एलओपी मिसयूज कर रहे हैं कि उनके पद के वजह से वो उठ सकते हैं। तो ये जो सवाल पूछा गया कि भाई इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती, क्यों इस तरीके से सरकार चर्चा से बच रही है, इस सवाल को लेकर इस पर काफी लगातार हंगामा चल रहा है। और इसी को लेकर अब यह सवाल उठता है कि विदेश नीति को लेकर आमतौर पर देश में एक सुर से आवाज आनी चाहिए, लेकिन क्या पार्टियां जो अब सत्ता में हैं, पहले विपक्ष में थी या पहले विपक्ष में थी अब सत्ता में हैं, उनके स्वर इस हिसाब से बदलते रहते हैं, इस पे स्टैंड बदलता रहता है कि वो किस तरफ बैठे हुए हैं। 2014 की आपको बात याद दिलाता हूं, वहां पर उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, सवाल बीजेपी ने उठाए। सुषमा स्वराज का आपको एक बड़ा फेमस एक कोट याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हेमराज का परिवार, एक लांस नायक हेमराज थे, 2013 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी, कि 2013 में तब विपक्ष में सुषमा स्वराज वरिष्ठ नेता थी। उन्होंने कहा था कि यदि हेमराज का सिर वापस नहीं लाया गया तो उनकी ओर से कम 10 सिर लेकर आइए। इस सवाल को लेकर क्या कोई कार्रवाई किए बैठे रहेंगे या बातचीत में लगे रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सुषमा स्वराज का कहना था। वो प्रतिक्रिया चाहती थी, तुरंत चाहती थी सरकार से। इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ, सरकार ने ऑपरेशन भी चलाए, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने सर्वदलीय जो सरकार जो थी, विपक्ष ने सरकार का कामकाज उस वक्त भी रोका। 2012-13 की संसद की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो कोल का स्कैम हो, चाहे वो और कई मुद्दे हो, जिसमें बीजेपी ने सरकार या विपक्ष के में रहते हुए सरकार का कामकाज या जो पार्लियामेंट का कामकाज है उसको ठप किया। कहा कि सरकार जवाब देना सरकार का जरूरी है। तो क्या अब बीजेपी ये बात भूल गई है? क्यों नहीं सवाल उठाए जाएं सरकार की चाइना पॉलिसी पर? क्यों नहीं सवाल उठाए जाएं कि किस तरीके से सरकार इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष आगे रख रही है? तू मैं से आगे बढ़ के अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 को लेकर एक सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं, सारे विपक्षी दलों को साथ ला सकते हैं, तो चीन पर विपक्ष को भरोसे में लेने की सरकार क्यों ना ले पा रही है, या फिर वो सरकार विपक्ष को भरोसे में लेना ही नहीं चाहती है? ये एक अहम मुद्दा है। चीन से अब बाहर आते हैं और बात करते हैं आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर की। बिहार की बात करते हैं, जहां पर शराबबंदी है, कम से कम कागजों में तो शराबबंदी है ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला अप्रैल 2016 में लिया था। इसे एक क्रांतिकारी फैसला बताया गया था। दलील दी गई थी कि बिहार में इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यकीनन फायदा तो हुआ, शराबबंदी लागू हुई, लेकिन बिहार में शराब नहीं बिक रही, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। आपको बिहार के दानापुर की मैं बस ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं, और ये तब हो रही है जब बिहार में छपरा में जहरीली शराब पीने से इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें जरा थोड़ा फुल फ्रेम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। अगर आप बिहार को थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, तो पटना शहर के बिल्कुल करीब यह जगह है दानापुर। यहां पर अवैध रूप से शराब बनाई जा रही थी, खुलेआम बनाई जा रही थी, रेलवे स्टेशन के पास बनाई जा रही थी, सड़क के बिल्कुल नजदीक बनाई जा रही थी। और यह तब है जब छपरा में इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने सारे लोग मारे गए, सरकार को विपक्ष रोज घेर रहा है, उसके बावजूद भी धंधा बदस्तूर जारी है। पुलिस ने इस पे छापेमारी अब की, कार्रवाई भी की जब मीडिया ने इस पे हो हल्ला किया। यह कार्रवाई भी तेज हुई। बिहार के छपरा में आपको एक बार फिर याद दिला दूं, 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जहरीली शराब पीने से। छपरा की घटना की जांच भी हो रही है, उस पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। आरोप तो यहां तक लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि परिजनों को बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार करने को कहा जा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर यही है तो परिजनों को कहा जा रहा है कि ठंड से मरने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया जाएगा, पर शराब पीकर मरने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए पोस्टमार्टम मत कराइए, कम से कम हमारे आंकड़ों में
अपने जो आंकड़े हैं हमारे शराब पी के मरने वालों के, वो आंकड़े मत बढ़ाइए, अंतिम संस्कार कर दो। ये कितनी शर्मनाक बात है। यह भी आरोप लग रहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मरने वालों की जो संख्या है वो कम दिखाई जा सके। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं, फिर कह चुके हैं, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी की बात। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। अब भारतीय जनता पार्टी का इस पे भी कहना है कि यह बिल्कुल गलत बात है। हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से मुआवजे को लेकर नियम क्या है, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं कि बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने इस पर क्या कहा। ललन जी आंकड़ों को छिपा रहे हैं। वो कह रहे हैं, ट्वीट किया कि 6 वर्षों में केवल 23 लोगों की मौत हुई बिहार के अंदर। क्या ये सच है? केवल 23 लोग मरे हैं 6 साल के अंदर? केवल 2016 में खजूरबन्नी गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई और मुख्यमंत्री ने स्वयं 4-4 लाख रुपया 14 परिवारों को दिया और दिखा रहे कि 2016 में केवल 7 लोगों की मौत हुई। तो आंकड़ा छिपाने से कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए और प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए और तत्काल उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या सरकार आंकड़ों की जादूगरी से अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है? क्या यह बड़ा संवेदनहीन है रवैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि हम कुछ भी जो है हम मुआवजा नहीं देंगे? क्या सरकार ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है? इन सब सवालों पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चिराग पासवान साहब जुड़ रहे हैं, बड़े नेता हैं बिहार के, और बिहार के अंदर जो इस वक्त की स्थिति है उस पर इन्होंने भी अपने बयान काफी स्पष्ट किए हैं। चिराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़े सारे नंबर्स और डेटा सामने रखे जा रहे हैं जिसमें बिहार की सरकार जो है वो बार बार एनसीआरबी का आंकड़ा उठाती है चिराग साहब, और बार बार कहती है कि 2016 से लेकर 2021 के बीच में हमारे यहां सिर्फ 23 लोगों की मौत हुई है, जबकि बाकी राज्यों में अगर आप देखें तो मौतें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जहरीली शराब जो है उससे 60 लोगों की शराब पीकर बिहार के अंदर मौत हुई। तो क्या कहीं आंकड़ों की कदमताल हो नहीं पा रही है बिहार सरकार के बीच और एनसीआरबी के बीच में? भाई, 2 बात। पहली बात तो माई क्राइम इज लेसर देन योर्स डजंट मीन कि आपका क्राइम नहीं है, वो गुनाह नहीं है। तो एक तो ये लोग जो दूसरे राज्यों से जो ये लोग आंकड़ेबाजी करते हैं ना, जो लोग दिखाते हैं कि वहां पे ज्यादा गुनाह हुए, यहाँ पे कम हुए, ये बात कहीं से जायज ही नहीं है। हर राज्य की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं और किसी दूसरे राज्य से उसको कंपेयर करके अपने गुनाह को कम दिखाकर ये बोलना कि भाई यहाँ पे गुनाह हुआ ही नहीं, वो सरासर गलत है। दूसरी बात, जो आंकड़ों का ये लोग खेल खेल रहे हैं भाई, पिछले अगर आप साल भर में देखेंगे, मुझे लगता है सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनसे मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर जाकर मिल चुका हूं। कितने ऐसे परिवार हैं जहां पे जहरीली शराब से हत्याएं हुई हैं और मैं वहां पर गया हूं। और अभी वाला भी जो ताजा जो मामला है मसरक का, उसमें भी मैं बता दूं भाई, कम से कम 200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें जहरीली शराब पीकर जिनकी जान गई है। इसमें भी ये लोग आंकड़ों को कम करके दिखाना चाह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक आप सच का सामना नहीं करेंगे, जब तक आप सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, तब तक इस चीज को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी अभी तक तो हमेशा से नकारते ही रहे हैं। उनके हिसाब से बिहार में कभी जहरीली शराब की वजह से कोई हत्या हुई नहीं, जबकि हकीकत है कि बिहार में शराब घर घर में भाई होम डिलीवरी हो रही है शराब की, और मुख्यमंत्री जी इस बात को मानने तक को कभी तैयार नहीं है। तो उसके ऊपर कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि जब ये 2016 में फैसला लागू किया गया था तब सरकार महागठबंधन की थी, बीजेपी और एनडीए ऑपोजिशन में था, लेकिन उन्होंने इसका समर्थन करा था। तो चिराग पासवान अब 2016 से ये फैसला देख रहे हैं, 6 साल हो गए हैं। तो ये देखते देखते आपको लगता है कि ये फैसला भूल थी? क्या इसके ऊपर दोबारा समीक्षा करने की आवश्यकता है? भाई, हम लोग 2016 से ही बोल रहे हैं, उस वक्त भी भाई परिस्थिति सेम एग्जैक्टली ऐसी ही थी।
इस बीच में मुख्यमंत्री ने कई दल बदले, बट उस वक्त भी ऐसी ही सिचुएशन थी। 2016 में भी हम लोग एनडीए में थे, ये लोग महागठबंधन का हिस्सा थे, मोर और लेस ऐसी ही परिस्थिति थी। और उस वक्त भी विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने शराबबंदी का हम लोगों ने समर्थन किया था, इस फैसले का हम लोगों ने स्वागत किया था। पर हां, उस वक्त भी हम लोगों ने अपनी कुछ चिंताएं जाहिर की थी, क्योंकि बिना तैयारी के डिसीजन एकदम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेकर आए। 2015 तक बिहार के गांव-गांव में शराब की दुकानें खुलवाने का ये काम कर रहे थे। बिहार में ठेके इन्होंने बंटवाए, बिहार की हर एक पंचायत में शराब की दुकानें खुलवाने का काम इन्होंने किया। 2016 में यकायक इनको एक ज्ञान प्राप्ति होती है और उसके बाद ये शराबबंदी का कानून लेकर आते हैं, वो भी बिना तैयारी के। आज की भी तारीख में पूछेगा मुख्यमंत्री जी से कितने रिहैब सेंटर्स हैं बिहार में। भाई, लोग एल्कोहलिक होते हैं, एडिक्ट्स होते हैं, उनको रिहैब में भेजने की जरूरत है। आप यकायक आप नहीं सोच सकते कि उनकी लत छूट जाएगी, और वो अलग अलग जुगाड़ करेंगे अपनी लत को पूरा करने के लिए। ऐसे में कितने रिहैब सेंटर्स मुख्यमंत्री जी ने तैयार किए ताकि ऐसे लोग जो कि एडिक्ट हों, जो मुख्यमंत्री खुद अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए दिल्ली आते हों, आप बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था समझ ही सकते हैं कि वहां पे ऐसे सेंटर्स कितने होंगे। और उसके बाद अभी भी इनकी नीतियों में देखिए कितना विरोधाभास है। 2016 में ये मुआवजा देते हैं, जब गोपालगंज में जब घटना घटती है वहां पे मुआवजा देते हैं, और आज जब इतनी बड़ी घटना घटी, छोटे छोटे मासूम बच्चे, भाई 20 दिन की बच्ची थी मेरी गोद में जिसने अपने पिता को खोया, और ये मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि हमारी कोई हमदर्दी नहीं है इन लोगों से। क्या ये लोग बिहार के लोग नहीं है? भाई, कैसे एक मुख्यमंत्री प्रदेश का। लेकिन चिराग जी, उनको आप क्या कहेंगे जो इस बात को कह रहे हैं कि देखिए कानून एक है, लागू किया गया है, सरकार ने वो कानून लाया है, तो अगर कोई कानून के खिलाफ जाकर कुछ करता है तो उसके प्रति क्या कुछ सहानुभूति होनी चाहिए? एब्सोल्युटली राइट। आप मत रखिए सहानुभूति, पर आप उस व्यक्ति से मत रखिए ना जिसने इस गुनाह को किया है। एंड सेकेंडली भाई, ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द नैरेटिव। अंकित भाई, इस बात को आप समझिए, ये नैरेटिव इस बात पे डाल रहे हैं कि जो पी रहा है वो गुनहगार है, जो पी रहा है उसका गुनाह एक तरफ, पर जो पिला रहा है क्या वो ज्यादा बड़ा गुनहगार नहीं है? आप बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पर जो पिलाएगा वो मौज करेगा। ये कैसी नीति है? एक कोई तस्कर मुझे बता दीजिए जो सीमावर्ती इलाकों से आयात करता हो शराब का, जिसको मुख्यमंत्री जी ने गिरफ्तार किया हो, या कोई एक ऐसा बड़ा गिरोह बता दीजिए जो बिहार में शराब का निर्माण करता हो, अवैध शराब का निर्माण करता हो, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गिरफ्तार किया हो। बिहार में जेलों में जाके देखिए, सलाखों के पीछे सिर्फ गरीब, वंचित, शोषित वर्ग से आने वाले लोग हैं। पासी समाज के लोगों को इन्होंने शराबबंदी की धारा में ताड़ी, जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ है, उसको इन्होंने शराब की श्रेणी में लाकर ताड़ी बेचने के लिए लोगों को शराबबंदी की धाराओं में जेल के अंदर कर रखा है। बट कोई बड़ा गिरोह, कोई बड़ा नेक्सस इन्होंने आज तक नहीं पकड़ा। उनको तो उल्टा संरक्षण बिहार के प्रशासन का मिल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। अंत में मैं आपसे पूछूंगा चिराग पासवान जी, लगातार आरजेडी और जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी या आपकी पार्टी भी जब एनडीए का हिस्सा थी, सरकार में थे, तब तक तो आप लोगों को ये सब चीजें नहीं याद आ रही थी, तब तक आपको आंकड़ों की छुपाने की बात नहीं याद आ रही थी। अब क्योंकि आप ऑपोजिशन में बैठ गए हैं तो अब आपको ये सारी बातें मुखर रूप से दिखाई पड़ रही हैं, कमियां दिखाई पड़ रही हैं। भाई, मैं किसी दूसरे दल के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, मैं अपनी पार्टी के बारे में बोलता हूं। डे 1 से मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध किया है। 2014 में हम लोग एनडीए के साथ भी तभी गए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूदा प्रधानमंत्री के नाम पर एनडीए से वो बाहर हो गए थे। तो मैं मुख्यमंत्री जी की नीतियों का मैं समर्थन मैं कभी नहीं करता। बट जो लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, राजद का प्रतिनिधिमंडल आज से ज्यादा दिन नहीं हुए भाई, 3 महीने पहले, अगस्त से पहले तक ये लोग भी हमारे साथ ही घूमते थे, और जहां जहां पर जहरीली शराब से हत्याएं हुई थी, हर एक जगह जाकर यही लोग बातों को उठाते थे, और तो और राजभवन तक जाते थे, राज्यपाल से मिलते थे मुख्यमंत्री जी की नीतियों के खिलाफ। नो एंट्री का बोर्ड राजद के नेता लगाते थे मुख्यमंत्री नीतीश जी के बारे में, और आज ये लोग उन्हीं के स्वर में स्वर मिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होते हैं कि आप विपक्ष में होते हैं तो अलग बोली बोलते हैं, आप सत्ता में होते हैं तो अलग बोली बोलते हैं। चिराग पासवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। बहुत बड़ा मुद्दा है जो बिहार के अंदर इस वक्त हो रहा है, कई मौतें वहां पर लगातार हो रही हैं। सरकार एक तरफ कुछ घटनाओं में, 2016 की एक घटना का जिक्र किया चिराग पासवान जी ने, गोपालगंज की, मुजफ्फरपुर, कई जिलों में इस तरह की खबरें सामने आई थी जब नीतीश कुमार सरकार ने मुआवजा दिया था। इस बार क्यों सरकार इतनी सख्त इस पर हो रही है, और क्या, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो इस तरीके के नियम तोड़ रहे हैं उनके ऊपर हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार को भी नियमों के तहत जो लोग ऐसा धंधा कर रहे हैं
उनको पकड़कर उनके सामान की, उनकी जायदाद की कुर्की करके लोगों को कम से कम कुछ राहत नहीं देनी पड़ी चाहिए, जो अंत में सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। खबरों की खबर में अभी बहुत कुछ है, बने रहिए हमारे साथ। पुल, बांध जो होता है वो लोगों की उम्मीदों को कहीं ना कहीं दो हिस्सों को जोड़ने वाला एक काम करता है। पुल की जो कहानी होती है वो लोगों के जीवन पर बड़ा असर डालती है, लेकिन कुछ टूटे हुए पुलों की कहानी आपको बताती है कि भ्रष्टाचार इस देश के अंदर किस तरीके का होता है। वो आपको यह भी कहानी बताती है कि विकास के नाम पर देश में काम किस तरीके से होता है। वो आपको यह भी बताती है कि हम 2022 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जरूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो गुणवत्ता है काम की वो किस तरीके की होती है। लोगों के जीवन पर सच में असर डालने वाली जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन जो है वो किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ कैसे आंखों में धूल झोंककर पुलों के निर्माण करके पैसे कमाए जाते हैं, उसका जीता जागता सबूत कुछ टूटे हुए पुल जो हैं वो कहानी जरूर बयां करते हैं। ये जरा तस्वीर देखिएगा जो मेरे साथ में है। ये पुल की अगर हम बात करें तो ये पुल बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरी प्लानिंग होती है, तमाम इंजीनियर जांच करते हैं, कोशिश होती है पक्का पुल बनाया जाए, बड़ी मेहनतें लगती हैं, बड़े साल लगते हैं, मजदूर जुटे रहते हैं बनाने को लेकर। रोज रोज हजारों गाड़ियां उन पर गुजरनी होती है, लोगों की जान के ऊपर बनाए अगर पुल अच्छा ना बने। लेकिन अगर पुल गिर जाए तो आप सोच सकते हैं कि लोगों का भरोसा भी सरकार और उसके किए गए कामों पर, उसकी मंशा पर कितना ज्यादा गिरेगा। यह तस्वीर जो है वो बेगूसराय से आ रही है, बिहार से। बेगूसराय में उद्घाटन होने वाला था इसी पुल का, जो पुल आप देख रहे हैं तस्वीर में। फुल फ्रेम भी आपको दिखाते हैं इस पुल की हालत। यह पुल गिर गया। अब कुछ लोग कहेंगे अरे बिहार में और भारत में ये तो आम बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं जिसपे इतना 9 बजे के कार्यक्रम में चिंता और विषय किया जाए। लेकिन 13 करोड़ की लागत से बनने वाला जो पुल था गंडक नदी के ऊपर, 2006 मीटर लंबा पुल बन रहा था। राज्य सरकार का पथ निर्माण विभाग इस पुल को बना रहा था। मां भगवती कंस्ट्रक्शन द्वारा इस पुल को बनाया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि अब इन सब चीजों पे जांच भी होगी, और इस पे बात करना क्यों जरूरी है ये भी आपको बताते हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी, लीपापोती हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, क्या होगा उसमें जो सब होता है अक्सर आपने देखा ही होगा। लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए है कि ये पहली ऐसी घटना नहीं है, और बिहार में तो कतई नहीं है। कार्रवाई के नाम पर शायद हर पुल की घटना के बाद कार्रवाई होती है, उससे सीखा कुछ नहीं जाता है, क्योंकि पुल बनाने का जो धंधा है, सड़क बनाने का जो धंधा है, वो शायद नेताओं के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इतना जबरदस्त पैसा कमाने का धंधा बन चुका है कि इन सब घटनाओं के बाद सीखता कोई नहीं है। आम जनता फिर इंतजार में रहती है। कुछ आपको फटाफट जरा एग्जाम्पल्स बता देता हूं। तेज हवा से बिहार में ऐसा भी होता है, तेज हवा से पुल गिर गया था। हम भी हैरान हुए थे कि यह सुनकर कि देश के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस बात से हैरान रह गए थे। ये 29 अप्रैल को बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज के अगवानी पुल का एक हिस्सा था जो गिर गया था। कहा गया कि हवा इतनी तेज थी कि यह पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। यह पुल गंगा नदी के ऊपर बन रहा था। 2014 में इसका शिलान्यास हुआ था। 1710 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बनाया जा रहा था, लेकिन काम अब ठप पड़ा है। नवंबर में कनाडा के विशेषज्ञों की एक टीम पुल की जांच करने आई थी। तब तक ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, फिर इसके ऊपर एक नया फंड रिलीज हो जाएगा, फिर इस पे पैसा खाया जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा उनका अंदेशा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में होता है। बिहार में तो बल्कि मैं एक और घटना पढ़ रहा था जहां पर 60 मीटर का एक लोहे का पुल चुरा कर ही ले गए थे। बिहार तो अद्भुत है। 2021 की अगर मैं बात करूं, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री अब हैं, वहां पर एक पुल जब टूट गया था उद्घाटन के 14 दिन बाद ही, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगा दिए थे नीतीश कुमार की सरकार पे।
पर ऐसा सिर्फ बिहार में हो, यह भी नहीं है। नवंबर में हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलांग गांव में ब्यास नदी के ऊपर, ये देखिए जरा, कुछ आपको आंकड़े बताते हैं, एक पुल बन रहा था और वो पुल गिर गया। शटरिंग निकालते हुए ये पुल जो है वो गिर गया था। कई मजदूर बाल बाल बच गए थे इस घटना में। राजस्थान के डूंगरपुर में उदयपुर जिले की सीमा पर जो पुल एक बन रहा था, वो पुल फिर से टूट गया था। इसके 5 ब्लॉक्स जो है वो नीचे गिर गए थे। हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था, इसलिए उनकी जान बच गई। अक्टूबर में लखनऊ में गाजीपुर को जोड़ने वाला जो फ्लाईओवर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 दिन लगातार बारिश के बाद तो पूरा हिस्सा ही धंस गया था। करीब 15 फीट लंबा गड्ढा हो गया था। हालांकि रातों रात इस गड्ढे को भर जरूर दिया गया। 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 22,000 करोड़ रुपए की लागत से बना था। वैसे तो अगर शहरों की बात करने लगेंगे तो आपको कई जगहों पर टूटी सड़कें दिख जाएंगी, लेकिन जब पुल बनता है या फिर एक्सप्रेसवे की सड़कें बनती हैं तो एक्सपर्ट्स की पूरी टीम इस पर बैठती है, जुटी रहती है। बावजूद इसके हादसों की खबर आती है, पुल टूटने की खबर आती है, उद्घाटन से पहले ही गिरने की खबर आती है। जिन पुलों को गिराना है, इस दौरान इन हादसों की खबरों से सोचिए लोगों के दिल में क्या लगता होगा। सरकारें उनके लिए कैसा निर्माण करती हैं। गुजरात के बनासकांठा में अगर हम बात करें तो बानस नदी पर एक पुराने पुल को गिराने का काम किया जा रहा था। पूरी तैयारी कर ली गई थी, पर आलम ऐसा था तैयारी का कि पुल के ऊपर जाकर जब क्रेन ने तोड़फोड़ शुरू की पुल को गिराने की, तो पुल का हिस्सा ढह गया क्रेन के साथ। बुलडोजर जो है वो पुल की चपेट में आ गया। गनीमत यह रही कि जो हिस्सा ढहा वो टुकड़ों में नहीं बटा। इस वजह से जो ड्राइवर है, बुलडोजर वाला ड्राइवर, उसकी जान बच गई। अब देखिए, ये पुल की कहानी बताने का एक ही मकसद था। भगवान भरोसे सरकारें हमें नहीं छोड़ सकती कि पुल पे इधर से उधर जाना हो, तो अगर आपकी भगवान में आस्था है तो राम राम करते निकल जाइए, आप बच जाएंगे। सरकारों की जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। ये सरकार को, जनता को हिसाब देना होगा। इतनी लागत से जो पुल बनते हैं वो ऐसे क्यों टूट जाते हैं, उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद ढह जाते हैं। ये कहानी भ्रष्टाचार के पुलों की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल जो एक जबरदस्त फुटबॉल का खेल हुआ। स्पोर्ट्स भी, यानी कि खेल भी क्या कमाल की चीज है। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में मुकाबला था और सारी दुनिया, भारत में भी इस तरीके से देख रही थी जैसे हमारा ही सब कुछ दांव पे लगा हुआ हो। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप में बेशक जीत लिया हो, लेकिन अगर जीत के जश्न की बात करें तो चर्चा सिर्फ मेसी की हो रही है। जहां दुनिया भर में जश्न मनाया जा रहा है इस शानदार जीत पर, लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला रहा। इसे कहा जा रहा है कि दुनिया का हो सकता है वर्ल्ड कप फाइनल्स में सबसे बेहतरीन अब तक का मुकाबला हो। फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। अर्जेंटीना ने जीत दर्ज कर ली और हर तरफ मेसी की गूंज सुनाई देने लगी। ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप था और दुनिया भर में उनके चाहने वालों ने सिर्फ एक ही कल शायद पूजा की होगी कि मेसी वर्ल्ड कप जीत जाए, और ऐसा हुआ भी। मेसी ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 2 गोल करे, फिर पेनल्टी में भी 1 गोल किया और ये वर्ल्ड कप अर्जेंटीना की झोली में डाल दिया। उन्हें गोल्डन बॉल का अवार्ड भी दिया गया। 1986 के बाद अर्जेंटीना पहली बार ये पूरा वर्ल्ड कप जीता है।